It's okay. सर, तो बेसिकली उन्होंने सर आपका इंट्रोडक्शन करवाया है और वो स्टार्ट एक क्वेश्चन से आपसे स्टार्ट करेंगे। प्लीज आस्क यू क्वेश्चन व्हाटएवर यू हैव। Just give me a minute. So my first question is, how do you find time for mountains out of your busy schedule? So this is also obviously. So climbing the mountains, for that I take leave, and for that usually I have to work harder during the rest of the year to take time off and to compensate for it. That is not the main problem which I have with time. The main problem with time which I have is preparing for the mountains, because that is a daily grind which I have to go through, and for that I have to take time out when I finish from my theater or from my clinics at night, and usually uh, it is time either out of my family time or out of my sleep. So yes, that is it. अच्छा, मैं यहाँ तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं सर। एक दफ़ा आपके एक कोलीग ही हैं जो कि आपके टीम मेंबर हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आपका जिक्र उसमें हुआ था। तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आप लोग माउंटेन्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे तो राना हसन छोड़ता ही नहीं है। 5 बजे व्हाट्सएप कॉल आती है, सब अपनी वीडियोस ऑन करते हैं और सब कमरे के अंदर जो है ना वो ट्रेडमिल पर रनिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या स्टोरी है सर, इसका कुछ बताएं हमें। नहीं नहीं, ये कोई पुराना जमाना था जब हमने शुरू किया था, पहली 6000 हम कर रहे थे। तो तब ये 2022 21 की बात है, जब हम इतने फिट भी नहीं थे, हमने फिटनेस शुरू की थी, माउंटेन शुरू की थी। तो फिर हम ये किया करते थे कि एक स्पेसिफिक टाइम रख के उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ करते थे। अभी ये है कि अभी हमारे गारमेंट स्ट्रावा आ गया है, तो वी कैन एक्चुअली ट्रैक ईच अदर के जो गोल्स हैं वो पूरे कर रहे हैं और जो चीज़ है वो पूरी करनी है नहीं, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ बेटर टू, वो जिस तरह कहते नहीं कि अगर आप तैयारी में स्वेट नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, तो जंग में खून निकलेगा। तो इसी तरह इफ यू डोंट स्वेट इन योर प्रिपरेशन, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ए नॉट सक्सीडिंग इन द माउंटेन्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी आपने जैसे जो बात की कि यू डू नॉट फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अपनी नींद का टाइम, अपनी फैमिली का टाइम और अपनी जो टाइम आपका अपना है उससे आप टाइम बाय करते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन। तो इसको हम कराची की जुबान में कह सकते हैं कि जो टाइम की आप चाइना कटिंग करते हैं, इससे आपकी अपनी हेल्थ पे हम्म। बाकी चीजों पे कितना फर्क पड़ता है? बिकॉज आई थिंक क्योंकि आपको इसके लिए रेस्ट भी यार चाहिए, मेरे, आपकी अपनी फिटनेस भी चाहिए। हाँ मेरे ख्याल से कुछ तो फर्क पड़ता है, क्योंकि स्लीप जब कम होती है तो गला खराब होना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ज्यादा हो जाती हैं, बिकॉज आपकी नींद नहीं पूरी हुई थी। और दूसरा ये कि इसके लिए आपकी बेगम को बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना पड़ता है, बिकॉज इट्स बेसिकली हर टाइम दैट यू टेकिंग आउट। बच्चे तो भी बड़े हो गए हैं, उनको वैसे ही हमारे टाइम का ज्यादा होता नहीं, उनको अपने अपने उनके दोस्त होते हैं, अपने उनके शौक होते हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो इट्स उसका बहुत बड़ा दिल है कि हु लेट्स मी डू ऑल दिस, लेकिन उसका फायदा है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ाना शुरू कर दिया है। शी हैज आल्सो स्टार्टेड रनिंग 5 किलोमीटर विद अस, शी गोज ऑन वॉक्स विद अस समटाइम्स। पिछली दफा व्हेन वी वेंट रॉक क्लाइंबिंग, तो उसने रॉक क्लाइंबिंग तो नहीं की, लेकिन वहाँ चादर डाल के सो गई रॉक्स के ऊपर। तो उसमें ये है कि इट हेल्प्स अस डू थिंग्स टुगेदर आल्सो, सही। बट यस यू आर करेक्ट के फर्क तो पड़ता है। इतना अगर आप I सबको guess. म्यूट कर दें काइंडली, अगर आप म्यूट कर दें, क्योंकि बाकी फिर डिस्टॉर्शन आ रही है। Okay, so my question is, I think it should be my first question. What inspired you to be a mountaineer?
कोई इस तरह की जनरल कोई इंस्पिरेशन नहीं थी कि माउंटेनियर बनना है. इट इज लाइक कि आई हैड once I did my specialization, I had some time with me, or I went for some hikes and I liked them. तो मैं उनकी डिफिकल्टी और ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया बिकॉज आई एंजॉयड क्लाइंबिंग, हाइकिंग एंड एंजॉयड पहाड़ों. But I think as a doctor, it is difficult to manage being a surgeon and being a mountaineer. सॉरी, अब मेरे ख्याल से रिकनेक्ट हो गया. I सो said, isn't it difficult for you to manage both of them, like being a surgeon and being a mountaineer? नहीं, मेरे ख्याल से वर्किंग आवर्स के अलावा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है मैनेज करने में. बट अदरवाइज इवन माई स्पेशलिटी मैं बिलीव करता हूँ कि उसमें जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी है, इट्स इंड्योरेंस स्पेशलिटी, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग सर्जरीज. और दूसरा उसमें भी आप सीखते हैं कि नेवर गिव अप, लगे रहो, ऑपरेशन या मरीज ठीक हो ही जाता है. इसी तरह स्लो स्लो करके प्रिपरेशन भी होती है और स्लो स्लो करके पहाड़ भी चढ़ा जाता अच्छा सर, मैं अभी यही बात जो करी थी कि आप एक तो टाइम का है और दूसरा ये कि आपको शौक कैसे हुआ इसका माउंटेनियरिंग का और कोपेमाई का। और अ, अभी एक ने जिक्र किया आपके इंट्रोडक्शन में कि आपने दुनिया की जो 10 हाईएस्ट पीक्स हैं उसमें से दो आपने जो है मोर देन जो 8000 फीट इनकी हाइट है उसको आपने दो को कंकर कर लिया। एक तो हम पूछना ये चाहेंगे कि वो कौन कौन सी पीक्स हैं और दूसरा रिसेंट जो आपका नागा पर्वत का एक्सपीरियंस है, तो आई वुड लव कि आप हमें उसकी बताएं कि वो कैसे आपने शुरू किया, प्लान कैसे किया, आपके साथ कौन थे और जब आपने उसको सर कर लिया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी। वी वुड लव टू हियर दैट। है. अच्छा, इस तरह ना कि उम्र 14 है ना, 8000 पीक्स. तो दो आई हैव सबमिटेड. वन इज गशोब्रुम 2 व्हिच आई सबमिटेड लास्ट ईयर, और दूसरी नांगा पर्वत ये है. तो नांगा पर्वत केम इनटू लाइट इस तरह के कुछ डिफिकल्ट 8000 काउंट होती हैं, कुछ इजी 8000 काउंट होती हैं. तो डिफिकल्ट में जो तीन मोस्ट डिफिकल्ट हैं, K2 नांगा पर्वत और अन्नपूर्णा है. तो पिछले साल के बाद स्पेशली माय डॉटर और फिर मेरी बेगम और मेरे फादर, दे वर वरीड कि आई शुड स्टॉप दिस स्पोर्ट्स बिकॉज इट सीम्स लाइक अ हाई रिस्क स्पोर्ट्स. और ऑफ कोर्स जो आपके प्यार करने वाले होते हैं उनको होता है कि आपको कुछ ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम्स ना हो. तो कुछ दोस्तों ने भी कहा. तो मैंने इन सारों को कहा कि खास तौर पे बेगम और बेटी को कि लेट मी डू समथिंग दिस ईयर एंड मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई स्टॉप. तो फिर मैंने सोचा इफ आई एम गोइंग टू ट्राई सो लेट्स ट्राई. आई डन अ इजियर, रिलेटिवली इजियर वन, लेट मी ट्राई अ हार्डर वन. तो नागा पर्वत केम इनटू बीइंग इस तरह, यानी कि इसका थॉट प्रोसेस ये था. और दूसरा ओके। ये कि फिर इसके अंदर एक वॉल है, किंगशॉफर वॉल, which is around 200 meters straight, 90 डिग्री, 100 डिग्री रॉक है और 6000 मीटर्स के ऊपर है, जो कि मशहूर है इसकी क्लाइंब में टू बी डिफिकल्ट. तो आई थॉट आई नीड टू प्रिपेयर एंड लर्न हाउ टू रॉक क्लाइंब, जो कि वी हैड नेवर डन एनीथिंग. तो हम कुछ दोस्त हैं, तीन चार. मैं हूँ, उस्मान राठौर है, डॉक्टर शाहिदा है, फिर डॉक्टर जीशान है, फिर मेरा बेटा और बेटी भी साथ होते हैं कि सो वी रन एंड हाइक एंड डू सच थिंग्स टुगेदर. तो वी DHA2 इस्लामाबाद में एक वॉल है रॉक क्लाइंबिंग की, तो हमने सोचा हम वहां से शुरू करते हैं. वी वेंट देयर, और जब हम वहां पहुंचे तो एक यंग सा लड़का था, दानियाल, वो क्लाइंब कर रहा था और वो पाकिस्तान में एक दो कॉम्पिटिशन्स भी जीता हुआ. तो वो दोस्ती बन गई, उसने हमें सिखाना शुरू कर दिया. सो उससे हमने रॉक क्लाइंबिंग सीखना शुरू की. तो वी स्पेंट अराउंड 8 months लर्निंग हाउ टू रॉक क्लाइंब. फिर मैंने अपनी किट पूरी की, सारा कुछ. और दूसरा वी रन, आई हैव अ कोच जो कि मुझे मेरे रनिंग और इंड्योरेंस वाले और जिम वाले प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बना के भेजता है. ऑफ कोर्स आई डू नॉट फॉलो देम सही तरीके से, बट द प्रोग्राम्स आर रियली गुड. तो यूजली संडेज वी वुड डू आवर लॉन्ग रन्स, जो कि जोन 2 में होते हैं कि आपका 60 to 70% हार्ट रेट, जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है उसके ऊपर. तो वी वुड try to run 2 hours on the weekend, और फिर शॉर्ट रन, जिम और इस तरह की चीजें. तो ये फिजिकल तैयारी थी. दूसरी तैयारी वाज लाइक
completing my kit, जो कि काफ़ी महंगी है। लाइक ईबे से कोई चीज़ खरीद ली, कहीं से कोई और चीज़ खरीद ली, कहीं किसी दोस्त के घर डिलीवर करा ली, वहाँ से आ गई इस तरह करके। और फिर गेटिंग द राइट कंपनी और जिनके साथ आप जाना चाहते हैं। तो 7 समिट्स है नेपाली कंपनी जिनके साथ आई डिड गशमुरम टू आल्सो। सो उन्हीं को इस साल एंगेज किया। एंड टीम के अंदर देवर लाइक ज्यादातर फॉरेनर्स थे। और दोनों पिछले साल भी इस साल भी इसी तरह था कि व्हेनेवर whichever team in which I am usually सबसे novice नहीं होता हूँ। बाकी either they have climbed 14,000ers or this is the profession which they're doing। तो स्पेनिश था एक with climbed all 14,000, एक नॉर्वे की खातून थी, एक चेक थी, सबने सुना होगा क्लारा के नाम से, जिनकी नागा पर्वत पे who fell and unfortunately died। अच्छा। तो 7-8 लोगों की टीम थी। और दैट इज हाउ प्रिपेयर्ड और सारा कुछ ये हुआ। इसकी इसकी से प्रिपरेशन कितना अर्सा पहले आप स्टार्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल आप नागा पर्वत की ही बात कर ये लेते हैं कि आपने 8 जो जो मंथ्स फाइनल स्टेप्स हैं, 8 मंथ्स। आई मीन आपकी फिजिकल प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं उसकी, लेकिन जो फाइनल प्रिपरेशन है जिसके अंदर आपने टीम बनानी है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी कंपनी के साथ जिस तरह आपने बताया जाते हैं, किट कंप्लीट Yet, करनी है। yet, yet it is a process जो कि 8 महीने पहले शुरू हो जाता है। और बेसिकली जैसे ही मैं फैसला किया कि अब मैंने पहाड़ चढ़ना है, तो कंपनी को ईमेल कर दी या मैसेज कर दिया, और वो कह देते हैं ठीक है, व्हेन वील स्टार्ट वी लेट यू नो। तो वो 2-3 महीने पहले आपको प्रोग्राम भेज देते हैं कि टेंटेटिव टाइम क्या है। हम्म। बस दिस इज हाउ इट गोस। अच्छा, आप सर चले, आपकी टीम कंप्लीट होगी, आप नागा पर्वत पहुंच गए, तो कितने दिन में सर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस कैंप टॉप तक जाने के लिए? It took us around Islamabad to Islamabad around 28 days। और उसमें अच्छा। यह है कि आप पहले दिन चिलास के, चिलास से आप अगले दिन कोई घंटे 1.5 घंटे की जीप ड्राइव है, एंड देन यू स्टार्ट योर हाइक। तो इसका ये है कि इसकी पहली हाइक्स भी जरा थोड़ी सी टायरिंग है, और देयर इज अ लॉट ऑफ एल्टीट्यूड गेन, क्योंकि आप स्टार्ट ही तकरीबन 2,000 मीटर या उससे कर रहे हैं, और 2 दिन में यू गेट टू 4,200 मीटर्स। तो ओके। 2 दिन में यू गेट टू द बेस कैंप। और दूसरा इसका ये है कि ये जितने भी 8,000ers हैं उनमें इसका लोएस्ट बेस कैंप है। बाकी सबका बेस कैंप अराउंड 5,000 या 5,500 मीटर्स पे, इसका बेस कैंप ओके। इज 4,200 मीटर्स। तो आपका बेस कैंप से समिट तक काफी ज्यादा हाइट डिस्टेंस गेन बन जाता आपने है। करनी पड़ती है। तो बेस कैंप, हाँ, तो बेस कैंप पे जाके यूजली वी रेस्ट फॉर 2-3 डेज, और उसके हम्म। बाद we did one hike to Camp 1, which is 4,800 meters। तो वहां तक हाइक है, मतलब आप, थोड़ी सी स्नो है बीच में, थोड़ा सा वो है, बट अदरवाइज आप नॉर्मल हाइकिंग की तरह जा सकते हैं। फिर उसके बाद वी कम बैक वी केम बैक रेस्टेड फॉर 2-3 days, and then went to Camp 1 again, slept there a night, went to Camp 2 which is 6,000 meters, और बीच में आपकी किंगफिशर वॉल भी आती है। slept there for a night and came back। उसके बाद वी वेटेड फॉर अ 5 days गुड वेदर विंडो। और उसमें ये हम्म। था कि जिस दिन, अब हो ये रहा था कि पहले वो वेदर विंडो सपोज आ रही है 28-27 जून को, वो आहिस्ता आहिस्ता लेट होती गई, क्योंकि अ, हमने एस्टिमेट किया कि 3 जुलाई को हमारी समिट होनी चाहिए। तो 3 जुलाई को विंड बहुत तेज होनी थी। फोर्थ और मैं अभी जुलाई मेराल को को बता रही थी, मैंने आपकी मामा ने मुझे विंड काबू विद, करने की सही। कोशिश की, मैंने इसको चिकम्मे हाँ आप चिकम्मा दे म्यूट के मैं निकल गई हूँ, मगर आपके पापा को सही म्यूट कर, पता है मुझे सॉरी, कैसे काबू करना है। एक ही है टू म्यूट, म्यूट एवरीबॉडी म्यूट। प्लीज। सॉरी, हो गया। Nothing. उसमें ये था कि फिर उसमें यह है कि जिस तरह 3rd को आप सबमिट कर रहे हैं तो विंड तो तेज है, लेकिन 5th से वेदर खराब है, तो आपको नीचे उतरने का 4th का अच्छा वेदर मिल रहा है। 4th को आप सबमिट कर रहे हैं तो विंड तो ऊपर नहीं है, लेकिन आपको वापसी के लिए वेदर खराब मिलेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चॉइसेस जो है वो आपकी टीम लीड और सारे मिलके करते हैं। तो हमने ये इस तरह प्लान किया कि 3rd को वी शुड बी ऑन द समिट। तो हम स्टार्ट हुए कैंप 1 रात रुके, फिर वी वेंट टू कैंप 2, वहाँ रात रुके, एंड देन
अब uh, क्या हो गया है? camp. अब मैं Then we went to Camp 3, and then we uh, ठीक, went there. सही। अच्छा, एक चीज सर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग परमिशन फ्रॉम योर फैमिली, व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट इस पूरे जर्नी का? आई थिंक कनेक्शन अनस्टेबल है सर का। आगे अब आगे आवाज आ गई थी, अब आ गई आवाज। ओके, मैं आपसे पूछ के रहा था कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग परमिशन फ्रॉम योर फैमिली, हार्डेस्ट पार्ट क्या था पूरे जर्नी का? Yeah, hardest part I think was getting down, coming down, or I was really really tired जब मैं नीचे आ रहा था। अब आ रही है आवाज? सवाल आ रही है आपकी आवाज, अभी आवाज आ रही है आपकी। आई कैन हियर यू। Basically getting down was the hardest part, especially Camp 4 से नीचे। तो by the time I was back at Camp 4 I was tired। तो Camp 3 पे कुछ माउंटेनियर्स के पास मुझे रेस्ट करने की 2-3 घंटे जगह मिली, which really helped। और दूसरा ये था कि इस दफा समर की वजह से रॉक फॉल बहुत ज्यादा था, और दूसरा आइस बहुत ज्यादा मेल्ट कर गई हुई थी, तो रॉक्स बहुत थे। तो जो किंगशोफर वॉल से उतर के कैंप 1 है, इस तरह हुआ कि हमने टाइम लगाया हुआ था कि इधर से इधर तक इतने पे पहुंचेंगे। तो जिस तरह वी स्टार्टेड फ्रॉम कैंप 3 विच इज 6,800, और कैंप 2 इज 6,000, तो वी गॉट देयर इन 4-5 आवर्स नीचे उतरते हुए। और ये था कि 1.5 आवर में किंगशोफर वॉल हो जाएगी, नीचे उतरेंगे, और फिर 4-5 घंटे में कैंप 1 पहुंच जाएंगे। तो जब किंगशोफर वॉल उतरे रात थी, तो हमने वॉकी टॉकी किया अपने बेस कैंप के, हम 4-5 घंटे में कैंप 1 पहुंच रहे हैं, तो पराठे और अंडे वाले हैं। तो बट इट टुक अस 12 more hours to get to Camp 1 because ओके, रॉक्स थे जिस तरह से क्रैम्पॉन स्लिप कर रहे थे, आइस बहुत सख्त थी, उसके अंदर क्रैम्पॉन होकी होकी नहीं हो रहे थे, तो और स्लिप काफी हो रहे थे, सो दैट वाज हार्ड। सही सही सही। तो अच्छा, जैसे हाउ डिड इट फील जब आप वहां पहुंच गए, आपने इसको सर कर लिया और वहां पे क्या फीलिंग आई, क्या महसूस हुआ? मतलब हम तो खैर उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हमें अपने अल्फाज में बताएं कि हाउ डिड यू फील इट? ये इस तरह एक थोड़ी सी रिलीफ सी होती है। जैसा आई रिमेम्बर कि जब कोई 200 मीटर रह गए, तो मेरे तो आ, उसके बाद लगा कि अब सो, बट व्हेन यू गेट देयर, आप आपको रिलीफ होती है कि शुक्र है हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं करना पड़ा आपको। क्योंकि आपको चढ़ते हुए लग रहा होता है कि पता नहीं, कई दफा 2-3 दफा मैं कहूंगा कि मुझे लगा कि आई आई वाजंट श्योर इफ आई बी एबल टू डू इट और नॉट। क्योंकि जब कैंप 3 से हमने कैंप 3 से समिट डायरेक्ट अटेम्प्ट की, कैंप 3 6,800 मीटर्स और समिट 8,126। तो जब कैंप 3 से चले, तो बिल्कुल निकलते ही एक काफी स्टीप पोर्शन है, और वो जब चढ़ना शुरू किया तो आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होती, आप किट के साथ आपको घंटा लगता है, आधा घंटा किट को सेट होते हुए जिस्म के ऊपर ऊपर नीचे। तो वो आई फाउंड इट वेरी वेरी हार्ड, वो जो पहले 15-20 मिनट थे। और वो मुझे लगा कि अगर अभी से इतना थक गया हूँ, आई एम फाइंडिंग इट सो हार्ड, तो अभी तो पूरा दिन और रात पड़ी है, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? तो दैट वाज वन पोर्शन विच गॉट मी वरीड कि पता नहीं हो सकता नहीं हो सकता। और ऊपर पहुंच के होता है कि अल्लाह का शुक्र है हो गया है, जो इतनी महीने तैयारी की थी, ये सब कुछ हैज बीन फ्रूटफुल, और अब नीचे उतरना। तो इट्स बस, सही हाँ मुझे यही लगता है, यानी कि एवरी टाइम आई गेट टू अ समिट इट्स लाइक कि अल्लाह का शुक्र है हो गया। इट्स लाइक मोर लाइक अ रिलीफ देन अ ट्रायम्फ, कि आपने कुछ सारे अचीव कर लिया ना, कोई छोटी अचीव कर लिया, उसका एहसास कम होता है, ज्यादा एहसास होता है कि शुक्र है अच्छा, कि हो गए। शुक्र है कि हो गई। ये जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हाँ है। क्योंकि हम भी आपको सोचते थे कई कि आप जगहों, कहेंगे कि बहुत जबरदस्त फीलिंग आती है और इंसान को एक विक्टोरियस और ट्रायम्फ फील होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक रिलीफ मिलती है कि हो गया बस। हाँ कि हाँ वरना आपको लगता है ना, नहीं होगा तो अगले साल दोबारा होगा। अच्छा, सही 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 सही। अच्छा, इसी आपकी सर इसी बात से मुझे याद आ गया कि आपने सर K2 के लिए भी आपने एक अटेम्प्ट की।
और वो उस वक्त शायद अनसक्सेसफुल कहना चाहिए या कहना चाहिए कि वो हो नहीं सकी। वो कैसे हुआ सर? हाँ, वो K2 का पूछ रहे हैं ना आप? जी सर, K2। अच्छा, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है। बेसिकली इस तरह हुआ कि आई स्टार्टेड ऑफ विद छोटे छोटे पहाड़, पहले 4,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 7,000 स्पार्टिक जब मैं कर रहा था। क्योंकि ये जब मैं छोटे छोटे पहाड़ कर रहा था तो इनके पीछे कोई 8,000 करने का एम नहीं था। मतलब इट वाजंट कि मैं एक स्टेप वाइज जा रहा हूँ और 8,000 करूंगा। इट वाज जस्ट कि ये पहाड़ मेरा दिल कर रहा है करके देखता हूँ आगे कैसे होता है, आगे कैसे होता है। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग अ 7,000 मीटर पीक स्पार्टिक, उससे नीचे उतरते हुए हम्म, आई थॉट कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई थॉट आई शुड ट्राई एन 8,000 मीटर पीक। दैट वाज 2021। तो ओके। फिर मैंने देखना शुरू किया वापस आके कि किस तरह चढ़ूं, किसके साथ चढ़ूं, कौन सा पहाड़ चढ़ूं। तो मेरी सब रिसर्च और लोगों से बात करने के बाद मैंने पाकिस्तान में कंपनी और एक गाइड चूज किया, और गशबरुम 2 मुझे लगा कि शुड बी द फर्स्ट 8,000। अब हुआ ये कि ओके। जो जिनसे मैंने बात की वो बहुत मशहूर माउंटेनियर था, वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छा। तो आई कॉन्टेक्टेड हिम, मेट हिम विद माई फैमिली, सारा कुछ, एंड आई सेड कि आई वांट यू टू गाइड मी। बात होगी 6 मंथ्स पहले, मुलाकात, सारा फाइनल हो रहा। और उस इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरी फैमिली मेरे साथ, जिसमें से कामरान रहीम भी थे, डॉक्टर शाहिदा भी थी, मेरा बेटा था हैदर, और हम लोग, जमाल असफर था, डॉक्टर शैलान हम्म। थी, उनकी बेटी थी। तो वी प्लान टू गो टू K2 बेस कैंप टुगेदर। और उससे आगे मेरा प्लान ठीक था है। G2 जाने का। तो अब हुआ ये कि हम्म। जब हम स्कर्दू पहुंचे तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये खुद तो मुझे वो बंदा गाइड नहीं कर रहा, उसने आगे से मेरे लिए गाइड रख लिया। उससे मुलाकात सही। हुई, तो उससे जब गपशप हुई पता लगा वो तो G2 के कैंप 2 से कभी ऊपर गया ही नहीं। तो ओके। आई वॉज स्केयर्ड। मेरी पहली 8,000 थी, और अगर मेरा गाइड किया ऐसे मेरा, तो वो जो मेन बंदा था जिससे बात हुई हुई थी, उससे बात करते करते उसने कहा सर देखते हैं कुछ करते हैं। तो जब हम कॉन्कॉर्डिया पहुंचे, जो कि हाइकर्स का K2 बेस कैंप है, जिससे राइट पे चले जाएं तो G2 G1 है, Yeah. लेफ्ट पे ब्रॉड पीक और K2 है। वहां जब पहुंचे तो ही ऑल्सो कॉट अप विद अस। वो एक दिन पीछे आ रहा था लेकिन वो तेज था, तो कॉट अप विद अस। तो उससे मेरी जब बात हुई वहां, तो उसने कहा सर आप G2 मत जाएं, आप मेरे साथ K2 आ जाएं, यहाँ से आप ब्रॉड पीक कर ले, और मैं K2 बेस कैंप पे होऊंगा तो आई लुक आफ्टर यू अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वो जो सारा प्लान था G2 का, वो सारा चेंज होके ब्रॉड पीक में चेंज हो गया। तो ब्रॉड ओके। जब K2 बेस कैंप पहुंचे, वहाँ एक दो दिन रेस्ट किया, मैं और मेरा जो गाइड था, वेरी नाइस पर्सन। तो अब हम दो दिन के रेस्ट के बाद हम चले ब्रॉड पीक एडवांस बेस कैंप में अपना टेंट और चीजें डंप करने। तो एक जगह आई जिधर एक छोटा सा रिवर, जो कि दिन में होता है रात को तकरीबन खत्म हो जाता है, वो क्रॉस करना था। तो एक क्रॉसिंग पॉइंट था जिस पे रस्सी लगी हुई थी, विच वी मिस्ड। बट देर भी हो रही थी, हम करना भी चाहते थे, तो उसने थोड़ा सा आगे पॉइंट पे का विल क्रॉस फ्रॉम हेयर। तो उसमें पानी था शैलो, एंकल से थोड़ा ऊपर, लेकिन काफी तेज था। हम दोनों पानी में जाने लगे ओके। जूते उतार के। तो उसने कहा सर आप रुक जाए, मैं क्रॉस करके सामान वहां रखता हूँ फिर आपको लेके जाता हूँ। तो उसने 2 या 3 कदम लिए, एंड ही वॉज वॉश्ड अवे इन द वाटर, एंड वी हैव नेवर बीन एबल टू फाइंड हिम। रियली? तो वो एक, हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा ओके। सेटबैक था। तो आई आई रैन आफ्टर हिम। लेकिन वो इस तरह था कि वो क्रेविसेस के अंदर चला जाता था पानी, और ग्लेशियर था, सो आई कुडंट एक्चुअली फॉलो हिम। तो मैं आगे से रिवर क्रॉस किया, दूसरी साइड पे गया, वहां देखा, वी कुडंट फाइंड हिम। फिर हमने सारी टीम्स को अलर्ट किया, पूरे शाम दिन रात तक देखते रहे, बट वी फाउंड हिज रोप एंड हिज बैग, वी कुडंट फाइंड हिम। तो टिल नाउ? ये जब हुआ तो टिल नाउ, यस। तो तो ये दैट वाकया दैट जब दैट हुआ मस्ट बी वेरी तो वेंट सेटबैक। बैक टू द, वो तो जाहिर है आपकी टीम का एक मेंबर इस तरह से चला जाए, कोर्स, मिले बिना, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हाँ। और उस जगह मैं और वही थे बस, यानी कि हम दो लोग ही थे। तो उसके बाद ओके। मैं वापस बेस कैंप आ गया। तो जो मेरा असल गाइड या टीम का जो मालिक था या जो था, उसने मुझे कहा कि अब आप वापस चलिए। तो हम्म। मैंने कहा मैं वापस कैसे जाऊं, आपको पता है छुट्टी लेना कितना मुश्किल है, आप इतनी एफर्ट करके आए होते हैं। तो नेपाली एक कंपनी है, इमेजिन नेपाल, उनका
मालिक है निगमा जी, जिसने विंटर K2 भी की हुए बहुत सारे। उसने मुझे कहा कि आप यहीं रुको, मैं आपको K2 अटेम्प्ट करा दूंगा। बट K2 अटेम्प्ट वुड बी लाइक कि जिस तरह वेदर विंडो में सारे ऊपर गए सारे नीचे आए एक्लेमेटाइजेशन के लिए, मुझे विंडो मिलती थी इसके बाद, क्योंकि उसने अपना शर्पा देना होता था। और वो जब शर्पा फ्री होगा, क्योंकि शर्पे तो उतने ही लाए हुए हैं जितने क्लाइंट्स के साथ हैं, तो वो मुझे एग्जैक्टली। तब मिलता था गाइड या शर्पा, जब वो नहीं होते थे, सारे नीचे आ चुके थे। तो मैं 2 दफा गया कैंप वन, एक दफा रात गुजारी कैंप वन, उसका 6000 मीटर के है, वापस आ गया। फिर उस साल बहुत लोगों की, कोई 100 से ज्यादा लोगों की समिट हुई थी, 164 या इस तरह इनके बिग नंबर, या 140 समथिंग 2022। वो जब समिट करके वापस आए, तो देन आई, उसने मुझे इसके 2 दिन बाद शर्पा दिया कि 3 डेज की विंडो है, इसमें समिट कर लो। तो मेरा उस वक्त भी ख्याल था कि 3 डेज फॉर मी, एक तो मैं तैयारी फिजिकली G2 की करके गया हुआ था, K2 इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। और मेरे ख्याल से मैं टेक्निकली भी इतना उस वक्त कैपेबल नहीं था, बट आई सेड ओके आई गिव इट अ ट्राई। और जब हम चले, तो मजे की बात ये हुई कि एडवांस बेस कैंप पे हम अपना सामान डंप करके आए होते हैं, जिसमें हेलमेट, बड़े जूते, क्रैम्पॉन्स होते। तो जब मैं समिट पुश के लिए वहां पहुंचा, तो somebody had stolen my helmet, which is unheard of, क्योंकि थोड़े से लोग होते। तो ABC पे मेरी हेलमेट नहीं थी। फिर मैंने वॉकी टॉकी किया, उन्होंने कहा 3 घंटे लगेंगे, हम हेलमेट भिजवाते हैं। तो एक फॉरेनर्स की टीम थी, वो वहां बैठे हुए थे। तो वो ऊपर से नीचे उतरे थे, वो कह रहे थे हम समिट पुश पे जा रहे थे, लेकिन मौसम बहुत खराब है, हमने अबैंडन कर दिया, हम वापस आ गए। तो मैंने उनसे ओके। पूछा कि मुझे हेलमेट चाहिए। उन्होंने कहा 2 घंटे दो, हम फैसला करें, हम वापस जाएं नीचे या ऊपर। अगर हम नीचे गए तो हमारी हेलमेट ले लें। सो 2 घंटे बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये लो हमारी हेलमेट, हम नीचे जा रहे हैं। अब साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक बंदा है ऑस्ट्रेलियन, जिसकी समिट हुई है सारों के साथ, लेकिन वो नीचे आते हुए लेट हो गया। तो कल हमारी कैंप 2 पे उससे आखिरी बात हुई है, तो ये हमारा वॉकी टॉकी है, हमारा ख्याल है उसका वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई है, उसको वॉकी टॉकी दे देना। ये भी हो गया। अब मैं और मेरा शर्पा चलना शुरू हुए, तो 5-6 घंटे बाद कैंप वन से पहले कैंप वन पहुंचा था। वहां पहुंच के मुझे लगा कि दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट बी एबल टू डू सेफली और अटेम्प्ट द समिट सेफली। तो इतनी कैंप 2 या 3 तक जाने की ख्वारी, जिसमें आपको पता होगी समिट नहीं हो सकती, मौसम भी खराब है, रिस्क भी ज्यादा है, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, दिस इज व्हाट आई थॉट। सो आई सेड आई विल कम बैक। तो जब हम वहां से वी डिसाइडेड टू अबैंडन द समिट पुश, और वी स्टार्टेड कमिंग बैक। नीचे आ रहे थे, तो ABC से पहले मेरे सर पे कोई एक काली चीज नजर आई, और हम थोड़ा लेफ्ट हो गए। वहां जब गए, तो वो बंदा जिसके लिए वॉकी टॉकी उन्होंने हमें दिया था, उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। हम्म। जी अगेन उमर, सर, आपको आ हाँ, रही है मैं आवाज? सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। यू फाउंड द डेड बॉडी। हाँ। हाँ, तो वो फिर हम वहां गए, तो मैंने उसकी पल्सेस देखी, कोई नहीं थी। फिर हमने वॉकी टॉकी किया उनको नीचे, कि ये बॉडी है, हम इसको नीचे ले आए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी टीम आएगी लेने। तो हम साइड पे बैठ के साइड एडवांस बेस कैंप आ गए, जो उससे थोड़ा सा नीचे था, और वहां रेस्ट करने लगे। तो बाय द टाइम उनकी टीम आई, तो हम बॉडी देखने गए, तो वो किसी एवलांच में आ चुकी थी। और उन्होंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने के लिए, 2-3 दिन नहीं मिली। अगले साल सर्दियों में मैं भी साथ गया, हमने बॉडी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। एंड आई केम बैक टू बेस कैंप, एंड देन आई केम बैक टू इस्लामाबाद। सो बेसिकली K2 की स्टोरी ये है इसमें। और तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन बेस कैंप ड्यूरिंग दैट K2 समिट। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन सारों के साथ। और दूसरा ये था कि डॉक्टर था, तो लोगों का कोई सर दर्द के लिए आ जाता था, तो कोई ये। और वहाँ एक और डॉक्टरी से रिलेटेड वाकया हुआ कि कैंप 1 पे एक नेपाली शर्पे को पत्थर लगा, और ही हैड ओपन यस। टिबिया फिबुला फ्रैक्चर विद कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो मैंने मेक शिफ्ट पुराना ब्लेड लेके, कोई ग्लव्स तो थे नहीं, सरकामरा नहीं लोकल लाए हुए थे, वो यूज करके उसकी फिशॉटमी कर दी, मतलब टांग खोल दी ताकि उसके मसल्स ब्रीथ कर सके। और 4 दिन तक हिल ही नहीं था, उसको रोज वॉश करता था। तो उस चीज को उन लोगों ने बहुत रिगार्ड किया, और जिसकी वजह से अभी भी जब मुझे वो आ, पैसे बताते हैं, तो काफी थोड़े पैसे बता के सबमिट करने देते हैं।
अगर मैं मतलब इसमें बेसिकली थोड़ा सर सा आपने वहाँ पे अपनी अ, सर्जरी क्या जो उमर, मैं just सर want to add on something to this incident that Hassan just told us. जब ये सारा वाकया हुआ और हसन ने उस बंदे की फिशॉटमी करके उसको नीचे भिजवा दिया, तो मैं उस वक्त CMH पिंडी में पोस्टेड था। मुझे एक कॉल आई और उस बंदे ने कहा कि जी मैं मेजर फलां बात कर रहा हूँ, सर्जन CMH कर दूँ। और सर मुझे सर राना हसन ने आपका नंबर दिया है कि ये वाकया सारा हो चुका है एंड ही वांट्स द पेशेंट टू बी सेंट टू यू फॉर एक्सपे और जो भी उसकी आगे फर्दर मैनेजमेंट करनी है। तो जब उस मेजर ने मुझे ये कॉल करके बताया तो पहले तो मुझे 2 मिनट बात ही समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या। मैंने कहा यार ये फिशियोटमी तो हम ओटी के अंदर जो है एक कहने की इट्स अ बिग प्रोसीजर, मतलब इट्स अंडर देखिए एनेस्थीसिया और सारी हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि राना हसन साहब जो हैं वो K2 के बेस कैंप पे बैठ के पता नहीं सर अब उसने सेफ्टी के ट्रीट के ब्लेड से की, लोकल लगाया, क्या किया, बट ही डिड दैट। और अब मुझे सर वो स्कर्दू का जो सर्जन है वो मुझे कॉल करके कह रहा है कि जना सर ये पेशेंट अब इसका आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए आपके पास भिजवाना है। तो वो खैर मैंने कहा यार इसमें आई एम सॉरी कि मैं तो खुद इसमें वो छुट्टी पे हफ्ते के लिए लाहौर आया हूँ, लेकिन बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं उनका मैं नंबर आपको दे देता हूँ, अगर उनको भिजवाना हो तो वो भिजवा दें। बट जो चीज़ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए इट वाज अ टोटल शॉक। और मैंने यार मतलब उसको दुआएं भी दी हसन को। मैंने कहा यार इस बंदे की हिम्मत है, पहले तो उधर तक पहुंच जाना उस K2 के बेस कैंप तक और उस सर एरिया के अंदर, और ऊपर से फिर ऐसा एक काम कर लेना कि जो कि मेरे ख्याल में मेडिकल हिस्ट्री में एक अनहोनी चीज़ होगी। तो हैट्स ऑफ टू हसन फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड डूइंग दैट अमेजिंग थिंग। थैंक सर यू। एक्सीलेंट। और ये मैं तो अब सर ने बात की है फिशॉटमी का सुनकर, वो तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो विदाउट एनेस्थीसिया, तो साथ साथ सर हमें पेशेंट को भी दाद देनी पड़ेगी कि उसने वो नहीं प्रोसीजर नहीं, बर्दाश्त कर लिया। पेशेंट बहुत जालिम, बहुत टफ था। एंड यू नो, आप यहाँ से नेपाल गया, एक्स लगा, वूंड हील हुआ, फिर प्लेटिंग हुई, फिर जो भी हुआ, अभी वो दोबारा पहाड़ चढ़ रहा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो अच्छा सर, लेकिन अब देखें सर उमर ने इसमें जो है वो दरमियान में बताया अपना भी सारी बात, इंसिडेंट अपने पर्सपेक्टिव से भी बताया, तो आपने बेसिकली सर ऑर्थोपेडिक की डोमेन में मतलब आप आ गए थे, इसलिए सर का जो है ना कमेंट बनता था। ठीक हो हाँ। गया। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया आपके इस ट्रिप के अंदर एटलीस्ट यू लॉस्ट 2 पीपल जिनको आपने देखा, एक आपके गाइड थे और एक जो दूसरा माउंटेनियर थे। हाउ डू यू हम्म। डील विद दिस साइको ट्रॉमा, बिकॉज दिस इज अ बिग ट्रॉमा, बीइंग ऑन अ मतलब ट्रिप, और उसके अंदर आप जा रहे हैं, एक मुहिम पे जा रहे हैं और आपके साथ यू सी पीपल डाइंग देयर, तो इससे कैसे डील करते हैं सर आप? ये बहुत मुश्किल। एक तो शायद जो हमारा प्रोफेशन है उसमें वी सी सो मच डेथ कि वी आर ऑलरेडी इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड, एंड लाइक वी हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स, यंग लोगों के एक्सीडेंट में, बूढ़ों की, इतने। तो थोड़ा सा आपका डेथ के साथ एक नॉर्मल बंदे से डिफरेंट रिलेशनशिप हो जाता है। एंड सही। डेथ से ज्यादा इट इज लूजिंग द कंपनी ऑफ द पर्सन यू आर विद। एक्जैक्टली। मतलब आपको मरना तो हम सब ने, और हम सबको होता है कि हम बहुत होंगे, बट वो जो बंदे के साथ आपका टाइम है वो कम हो जाता है, विच इज द बेसिक। वो फिर उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, क्योंकि आप ये देखें ना, माउंटेनियर्स का प्रोफेशन है सारा कुछ, तो और वो पैसे कमाने के लिए करता है, उसके बीवी बच्चे अब क्या करेंगे, दैट इज अनदर, आपके जेहन में आता है। और परेशानी तो होती है, आपको हर वक्त लगता है कि मेरी गलती तो नहीं थी, वो मुझे लेके जा रहा था, वो ये तो नहीं सोच रहा था कि इसको लेके जाना जाना है, तो ज्यादा पानी में से भी गुजर जाते हैं। तो स्टफ लाइक दिस विच हॉन्ट्स यू, यानी कि दिस विल, यानी कि ये तो आपके जेहन में हमेशा ही रहेगा कि इस वजह से तो नहीं हुआ कि उसको था कि इनको जल्दी लेके जाऊं, दिन बचाना है, वट एवर जो भी। तो वो सही। परेशान करता है। और दूसरा, इट इज हार्ड, बट आई फाउंड एक एक तो माउंटेनियर्स, हमारी पाकिस्तान की बहुत मशहूर माउंटेनियर है, वो वाकई आई हैड मेट हर द फर्स्ट टाइम। तो जिन जिन लोगों ने वहाँ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की, वो यू कैन नॉट सर फॉरगेट, बिकॉज जब आप मुश्किल टाइम में होते हैं और जो उस वक्त आपकी हेल्प करता है, जिसको हेल्प करने की जरूरत भी ना हो, मतलब किसी अननोन बंदे की जो मेरी टीम है उसको मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है, तो सही। यू रिमेंबर देम
फिर उसके बाद, और उनकी वैल्यू आपके दिल में या ज़हन में काफी एज ए ह्यूमन बीइंग बढ़ जाती है। Totally agreed. Totally agreed. I think Ikra has a question. Yes, my question is, which mountain you want to conquer next? Like, is it pre-planned or you're planning to? अभी कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैंने बड़े वादे किए हुए हैं अपनी बेगम और बच्चों से कि अभी कोई ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। अभी तो देयर इज लेकिन नथिंग आपने इन सर, द प्लान। आपने ऊंचे पहाड़ का वादा किया, बहुत ऊंचे पहाड़ का वादा नहीं किया हुआ। नहीं, आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मेरे कोई रडार में या कोई एम में कोई है इस तरह राइट नाउ। सो आई एम लाइक मोर, लेकिन इस एनर्जी या इस, जैसा मुझे लोग कहते हैं ना कि तुम क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्या करते हो, मैंने कहा तो फिर मैं इसके अलावा क्या करूं? मतलब कि व्हाट डू आई डू विद माय डे, और व्हाट डू आई डू विद माय इवनिंग, और व्हाट डू आई डू विद व्हाटएवर एनर्जी आई हैव और व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो अभी हम पाकिस्तान की पहली ट्रायथलॉन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये सर इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए कि आप का वैसे चलें, अगर आपको परमिशन मिल जाए फैमिली की तरफ से, विच इज द हार्डेस्ट थिंग इन दिस एक्सपेडिशन, तो आप कौन सी माउंटेन सर करना चाहेंगे? द प्रॉब्लम विश इज लिस्ट कि क्या है अगर आपकी? मैंने, विश लिस्ट। या विश लिस्ट कोई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं, जैसा टीवी में कोई खूबसूरत सीनरी आती है या कोई समुंदर नजर आता है या कोई पहाड़, तो आई कांट जस्ट वॉच इट एंड से कि कितना अच्छा है। आई हैव टू बी देयर। जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाए या तो आई हैव टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। सो इसलिए मैं कोई विश लिस्ट भी नहीं बनाता, क्योंकि विश लिस्ट बना ली तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, बकेट लिस्ट आपने नहीं रखी हुई? नहीं, क्योंकि वो बना ली तो फिर सारा जेन और सारी एफर्ट उसको पूरा करने की तरफ चली जाएगी। तो आई डोंट ठीक वांट हो टू गया डू भाई। दिस। आई टोटली गेट इट सर, कि जब आपके जहन में एक फोकस, एक टारगेट आ जाए तो यू हैव टू अचीव इट, तो आप उसके लिए काम शुरू कर देते हैं, एंड इफ यू डोंट हैव अ टारगेट यू आर फाइन। अच्छा, आप इसी हाँ, तरह हम आगे चलते हैं कि आपने एमबीबीएस से एफसीपीएस किया, सर्जरी की, सर्जरी से आप प्लास्टिक सर्जरी में आए, एफआरसीएस किया। इसी तरह आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आप क्रिकेट खेलते थे, यूर एन एथलीट। इसके अलावा आप एक बॉडी बिल्डिंग भी आपने किसी जमाने में की, और डीप सी डाइविंग भी आप करते रहे, और वहां से आप शिफ्ट हुए माउंटेनियरिंग पे। तो जो एमबीबीएस से एफसीपीएस प्लास्टिक, और जो प्लास्टिक सर्जरी का सफर है या एफआरसीएस का सफर, उसको तो हम एवोल्यूशन कह लेते हैं ना सर, एक एज अ डॉक्टर। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप ट्रांजिशन कहेंगे, इसको आप ये एवोल्यूशन नहीं, कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? इसको, अच्छा इस तरह है ना कि I'll tell you another story which I think will help you understand ये सारा प्रोसेस। हसनम दाल में, अब सरोवर राठौर यहाँ बैठे हैं, इनको नन्ना मुन्ना राठौर कहते थे। ये जिमनास्टिक्स के कैप्टन होते थे हसनम दाल में, और बहुत ही सही। अच्छे जिमनास्ट थे। तो ये हमारे लिए जिमनास्टिक्स के लिए इंस्पिरेशन थे। इनको देख के हम जिमनास्टिक्स टीम में आए किया। तो हसनम दाल में क्रिकेट खेलता था, स्विमिंग करता था, एक सरोवर स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये, तो स्पोर्ट्स वहाँ करता था। फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज में, जिस तरह आपने बताया, स्पोर्ट्स करता था, एथलेटिक्स। और मेरे फादर, मेरे चचा, मेरे भाई बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे। मेरे फादर का पाकिस्तान का जूनियर्स का 110 मीटर हर्डल्स का रिकॉर्ड था। मेरे सारे चचा वाह, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जबरदस्त। मेरे माशाल्लाह। सारे चचा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। मेरा भाई मिस्टर पाकिस्तान में compete करता था। तो ये, यानी यानी कि जीन्स में ये स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी या ये चीज थी। तो अब अ, हसन हसन दाल आर्मी मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स की जब हाउस जॉब शुरू की एकदम, तो सारी स्पोर्ट्स खत्म हो गई। मतलब कि मैं और मेरा दोस्त, अब आई डोंट नो व्हाट दिस अलूड टू, बट ये जो मैं वाक्य सुनाऊंगा तो मे बी यू कैन कम अप विद सम कंक्लूजंस नॉट। अभी मैं और मेरा दोस्त अली हैदर, सीना कंपनी का, यू वुड नो, हम रूममेट्स थे हाउस जॉब में। और हमें डिप्रेशन होना शुरू हो गया क्योंकि सारी स्पोर्ट्स, वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्स बंद हो गई। एंड वी डिसाइडेड कि वील स्टार्ट स्विमिंग। तो हमने स्विमिंग जाना शुरू की। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन मैं स्विमिंग से पहले वापस आ गया, एंड ही वाज स्टिल स्विमिंग। हमारा एक और कोर्समेट था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही ड्राउन्ड इन द पूल, जो अली हैदर था। जी सर, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। पॉइंट ये था कि हम दोनों ने वो स्पोर्ट्स इसलिए शुरू की कि वी थॉट कि वी वर गेटिंग डिप्रेस्ड विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करें,
ट्रेनिंग, आपको पता है जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग, फिर प्लास्टिक की, फिर ये, तो इसके अंदर आई वाजंट एबल टू परस्यू मच स्पोर्ट्स, और कभी महीने में 2 दिन जिम चला गया, कुछ कर लिया. Once I finished all this, I had time to myself now. और अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स उस तरह तो अब उस उम्र में खेल नहीं सकते थे, तो जिस समय मैंने कहा स्टार्टेड हाइकिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट. तो फिर आप समझ लें कि एवोल्यूशन फ्रॉम वन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी इनटू अनदर व्हिच आई लाइक हैपेंड एक्चुअली. एक्सीलेंट आंसर. अच्छा, मुझे अभी सर उमर की बात से याद आ गया कि प्रॉब्ली जो मुझे याद पड़ता है, आप और सर उमर बर्मिंघम में इकट्ठे थे और वहां पे आप लोगों ने स्कूबा किया, आप लोगों ने इकट्ठे, और प्रॉब्ली क्रॉस हाँ, कंट्री भी कुछ किया. वो एक स्टोरी है. क्रॉस कंट्री हमने नहीं किया. हमने जाने से पहले काफी एटलीस्ट मैंने रिसर्च की थी और सर उमर को कहा था करेंगे. स्कूबा इस तरह हुआ कि हम दोनों ने सी डाइविंग का कोर्स शुरू किया, और हर थर्सडे को हम जाते थे, स्विमिंग को भी जाते थे, स्कूबा डाइविंग के कोर्स पे भी जाते थे, डाइव करने. हमने सामान खरीदा, सारी किट कंप्लीट की, और हमने उसके 2 एग्जाम्स होते हैं पास करने के, एक एमसीक्यूज और एक प्रैक्टिकल. तो वो जो कोर्स कराने वाला था वो बहुत अच्छा बंदा था. वो हमें घर पे चाय भी पिलाता था और लेक्चर्स भी देता था. और वो क्योंकि अंग्रेज था, तो वो प्रॉपर प्रॉपर वाला अंग्रेज था, तो उसने हमें कहा एमसीक्यूज के लिए किताब पढ़ लेना, लोग फेल हो जाते हैं, बहुत जरूरी है. हम दोनों ने कहा हम डॉक्टर हैं, हमें सब आते हैं, हम किधर फेल होंगे. अच्छा, जिस दिन हमारी टेस्ट ड्राइव थी एग्जाम वाली, उससे पहले हमारा एमसीक्यू एग्जाम हुआ और हम दोनों ने फेल कर दिया, 1 नंबर से, और मैंने कोई 3-4 नंबरों से. और उसके बाद हमारा 2 डाइव्स करनी थी मेरे ख्याल से, सो उमर को याद हो गया एक. तो डाइव वाला पोर्शन हमारा पास हो गया और रिटन वाला पोर्शन फेल हो गया. और उसने पाकिस्तानियों की तरह ये नहीं किया कि मैं एक ग्रेस मार्क दे दे या 2. उसने कहा तुम दोबारा एग्जाम दो जब तुम्हें आसानी है. ओके. तो वो एग्जाम हमने आज तक नहीं दिया, इतने 7 साल हो गए हैं. तो हमारी स्कूबा का जो सर्टिफिकेशन, इसलिए अनसर्टिफाइड स्कूबा डाइवर थे हम. ठीक हो गया. ये तो राना अच्छा. हसन का वर्जन है ना. मैं अब अपना वर्जन भी सुना देता हूँ हाँ हाँ कि सर. जब हम शुरू शुरू में गए वहाँ पे बर्मिंघम पहुँच गए, तो ज़रा अब एक नई जगह थी, नई रूटीन थी. तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, पता नहीं हसन मेरे घर आया या प्रॉब्ली हॉस्पिटल में ही आया, कहता सर ये इस पे साइन कर दें. मैंने कहा ये है क्या चीज़, पहले बताओ तो सही है क्या. कहता सर ये वो ओशंस बेसिक स्कूबा डाइविंग कोर्स है, और वो बर्मिंघम, ये इंग्लैंड का ना, ये वो BSAC है, ब्रिटिश सब एक्वा क्लब, जो कि एक इंटरनेशनल क्लब है जिसके तहत ये होता है. ये कहता सर ये उसके फॉर्म्स हैं, और मैंने सारा वर्कअप कर लिया है. वो जो क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के पीछे इनका एक स्पोर्ट्स क्लब था, उसके अंदर इनका BSAC का जो है ना, ये जेफ नाम था उस बंदे का, वो इंस्ट्रक्टर है. उसके साथ सारी मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया हुआ है. और उससे मैंने कहा कि जी हम डॉक्टर्स हैं, तो हम इन कंटिन्यूटी जो है वो हम नहीं आ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा. तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अब कर लें. और हमारा वैसे जो कोर्स है 3 महीने का था, वो हमने स्ट्रेच किया ओवर द होल ईयर, जो हमारा वहाँ का टाइम था, क्योंकि ज़रा सही. वो टाइम ऐसा होना होता था कि जिसमें हम दोनों फारिग हों. किसी वीकेंड पे अगर मेरी ड्यूटी है, उसकी नहीं है, उसकी नहीं है, मेरी है, तो वो ऐसा हम रखते थे कि जिसमें हम दोनों अवेलेबल हों और वो हम करें. तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सारा इनिशिएटिव और सारी जो एफर्ट है वो हसन की होती थी. मैं सिर्फ आके उस पर कुकी मारता था, और जो हसन कहता सर आज हमारा वो है, आज की हमारी है, और हम पे चले जाते सर थे. मैं सर मैं जस्ट लाइक अ गुड सीनियर. और इसमें मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मैं सिर्फ एक चीज़ जो ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कम लोग देखे हैं, या बल्कि अगर सच्ची बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक भी ऐसा बंदा देखा हो जिसमें इंसानियत के जो जितने भी पहलू हैं उसमें वो सारी चीज़ें उसकी जो ना, वो कह लें 10/10 या 9/10. ठीक है ना. आपकी ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं ना, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म का पहलू हो गया, एक आपका एज अ ह्यूमन बीइंग पहलू हो गया, एक आपका ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का या स्पोर्ट्स का पहलू हो गया, एक आपका सोशल पहलू हो गया कि आपके कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं, एक आपका जनरल पब्लिक के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो ये आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं
और ऐसे लोग आपको यकीनन मिल जाएंगे कि जिनके 2 पहलू या 3 पहलू बड़े अच्छे होंगे, लेकिन बाकी 2-3 पहलू हैं वो उनके इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो मैं ये एक मतलब आई एम हैप्पी और आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हसन कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अगर आप देखें तो इसके जो इंसानियत के तमाम पहलू हैं, किसी भी इंसान की जो शख्सियत होती है उसमें हर पहलू के अंदर हसन भाई के जो है वो 10/10 या कम से कम 9/10 तो हैं ही हैं। और फॉर दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड विद हिम, और अल्लाह इसको हिम्मत दे, अल्लाह इसको आगे भी कामयाबियां दें और इसी लाइन पे चलने की तौफीक दे। Here I would like to add one thing as a father. और बहुत पहले मैंने हसन को कहा था एंड आई, और उसका हर वर्ड सच्चा है एंड आई बिलीव इट, कि एनी फादर हैविंग ए सन हाफ एज गुड एज यू इज ए वेरी लकी फादर। तो बाकी तो माशाल्लाह। आपने सारी चीजें बता दी, जस्ट बीइंग ए फादर। तो ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि राठौर ने तो काफी एक्सप्लेन कर दिया। आई पुट इट टू ए वेरी स्मॉल सेंटेंस एंड थ्रू आउट दोज ईयर्स माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, ही हैज प्रूव्ड इक्वल टू इट। वाह सर, हसन, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती। अगर एक फादर अपने बेटे के बारे में इस तरह की बात करें तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो यू आर सच अ लकी सन एंड यू आर सच अ लकी फादर। हाँ, आई एग्री। मेरे ख्याल से ये दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको अपनी रिफ्लेक्शन मेरे में नजर आ रही है, दरअसल और कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए सर उमर के लिए एक कमेंट दूंगा। सर वो कह रहे हैं ना कि मैंने अपनी जिंदगी में और कोई इंसान ऐसा नहीं देखा। तो सर आई थिंक यू नीड टू हैव मोर मिरर इन योर होम। हाँ 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 सर अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, हाँ। आपने प्रॉब्ली इसको कमेंट किया है लेकिन आपने गोल कर दिया सवाल क्या कि क्या? व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान आफ्टर माउंटेनियरिंग। आफ्टर यार मैंने, माउंटेनियरिंग हाँ, इससे एक बात ये आती है कि आप माउंटेनियरिंग शायद छोड़ रहे हैं। नहीं, माउंटेनियरिंग आई डोंट थिंक आई विल बी लीविंग माउंटेनियरिंग, बट आई मोस्ट प्रोबब्ली वोंट बी क्लाइंबिंग वेरी हाई माउंटेन्स। दूसरा ये कि मोस्ट प्रोबब्ली अभी तो थिंकिंग अबाउट ट्रायथलॉन्स राइट नाउ, अच्छा। और फिलहाल तो ट्रायथलॉन्स है अभी जेन में। हमने एक जगह इस्लामाबाद में परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका लेक यूज करने के लिए, ट्रायथलॉन कंडक्ट कराने के लिए। तो वी आर वेटिंग अच्छा फॉर देयर ऐसा। आंसर। जबानी हमने ओके कर दिए, इन राइटिंग हमने एप्लीकेशन दी हुई है, वी वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। वंस दैट हैपेंस तो बेसिकली वो करके फिर उसके आगे देखते, नथिंग। एक एक प्लान आप, अगर आपको याद हो, जब आप 21 में आप यहाँ आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, तो एक प्लान आपने मुझे बताया था ऐसे कि माउंटेन्स अगर आपको छोड़ने पड़े तो यू विल स्टार्ट सर्वाइवल। हाँ, वो भी हो सकता है। तो यानी कि आई रियली वांट टू बी, यानी कि आई वांट टू स्पेंड टाइम जिसमें in the wild where you are at your own, महीना 2 महीना 3 हफ्ते, आई वुड रियली लाइक टू डू दैट। बट मे बी थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए, बच्चों की मरीजों की कमिटमेंट्स कम हो जाए, मे बी देन आई बी एबल टू डू इट। अच्छा, एक और से क्वेश्चन हमें ऑडियंस में से आया हुआ है। शफाकत ने पूछा है कि, खैर ये क्वेश्चन आप आंसर कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ कि हाउ डू यू फाइंड टाइम, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ बैलेंस, और इस सारी चीजों को आप वो कैसे मैं बैलेंस, फैमिली लाइफ कैसे बिलीव बैलेंस करता करते हूँ, आई पीपल विल डिसएग्री विद मी, बट कोई भी जिंदगी में काम करने के लिए आपको कुछ अरसे के लिए बैलेंस आउट करना पड़ता है। मतलब आपकी जनरल ओवरऑल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप, जिस मैंने कहा ना कि अगर मैं सोचना शुरू कर दूंगा तो एक एम सामने आ जाएगा कि हो जाएगा। तो जब आप वो अचीव करना चाहते हैं तो उसके अचीव करने के लिए आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है। जिस तरह हम सब हैं, हम सब ने एमबीबीएस किया, हैं? हमारे प्रॉफ्स आते थे, हमारे एफसीपीएस की ट्रेनिंग आती थी। तो हमारा नींद और सोशल बैलेंस तो नहीं होता था। अगर हम सोचें कि हमने नींद को भी बैलेंस करना है, अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को भी बैलेंस करना है, तो हम अच्छे सर्जन नहीं बन सकते थे, हम एवरेज सर्जन हम्म, बनते। और एवरेज सर्जन कोई चीज नहीं होती मेरी किताब में। यानी कि एवरेज ये मेडिकल राइट। स्पेशलिस्ट, एवरेज डॉक्टर हो सकता है। आपने सर्जन बनना है तो आप अच्छा सर्जन बने, क्योंकि आप हाथ से मैकेनिक कर रहे हैं। तो वो बनने के एग्जैक्टली। लिए आपको बैलेंस आउट करना है कुछ सालों के लिए। आ, तो इसी तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जनरल ओवरऑल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए कि आप म्याना रवि से चलें, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव अ गोल, उस टाइम पीरियड के लिए यू हैव टू बी स्क्यूड टुवर्ड्स व्हाटएवर इट रिक्वायर्स। दिस इज सच अ ग्रेट एडवाइस। और वी हैव अनदर क्वेश्चन बाय, आई थिंक, इकरा। इकरा। Yes.
मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको चूज करना पड़े माउंटेन्स और तो बीइंग अ सर्जन, व्हाट विल यू चूज? surgeon, surgery. I've been asked this question I many already times, knew it. but it's surgery. मतलब कि अच्छा, uh, ये क्वेश्चन सर हमें चैट बॉक्स के अंदर भी किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है, महराल ने, कि डू यू फील क्लोजर एंड मोर इमोशनली कनेक्टेड टू सर्जरी और माउंटेनियरिंग? अगेन, मेराल बेसिकली मेरी बेटी है जो कि डॉक्टर बन रही है 3rd ईयर MBBS में, और अच्छा, ओके। हाँ, सर्जरी, ऑफ कोर्स सर्जरी. तो आपने सर समझाया नहीं कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? मैंने उसको इतना नहीं समझाया, आई एम हैप्पी शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर, लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि मत बनो, बहुत मुश्किल जिंदगी है, बहुत पढ़ाई है. ऐसे ही है। अच्छा, एक और You have क्वेश्चन सर another आपसे कर लेते हैं। question? ये डॉक्टर नईम ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज मेंट बाय अ गुड सर्जन? आपकी क्या डेफिनेशन है सर गुड सर्जन की? हाउ डू यू डिफाइन अ गुड सर्जन? देखें, देयर आर दो वेज, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर इफ योर रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेबल एंड यू मेंटेन अ लॉग बुक, तो जो भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल मार्जिन्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वूंड इन्फेक्शन इतने % होनी चाहिए, फ्लैप फेलियर इतना होना चाहिए, आप उसके अंदर हो. यानी कि एक सर, तो है ना कि आप कहें कि ये मैंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, एक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपका वूंड इन्फेक्शन रेट क्या है, आपका कॉम्प्लिकेशन रेट क्या है, विच इज इन एन एक्सेप्टेबल मार्जिन. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव ये है कि आपको लगे कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और मरीजों को पता लगे कि दे आर हैप्पी टू कम टू यू. एंड आई कंसिडर इस सब्जेक्टिव में एक कि अगर आपके कुलीग्स अपने फैमिली की सर्जरीज आपसे कराना पसंद करें, आपका हॉस्पिटल स्टाफ अपनी सर्जरीज आपसे कराना पसंद करे, आपके कुलीग्स जब मुश्किल में फंसे हो सर्जरी में, एंड दे वुड फील कॉन्फिडेंट इनफ कि आप टेक्निकली भी इतने अच्छे हैं कि आप उनको हेल्प करेंगे, और आप सोशली भी ऐसे हैं कि आप उसके बाद बैड माउथिंग नहीं करेंगे, एंड दे आर comfortable in calling you and they would like to have your help in difficult cases. जिस तरह मैं इतनी दफा लोगों को बुलाता हूँ जब मैं फंसता हूँ सर, तो these I think are criteria जो मैं कंसिडर करूंगा कि आई एम अ गुड सर्जन इफ आई कैन डू ऑल दीज. दैट्स अ प्रीटी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। मेरे ख्याल है इसमें तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स पे कवर हो गए हैं कि आप टेक्निकली भी अच्छे हों, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हों, और आप अपने पेशेंट्स के साथ भी आपकी जो कनेक्शन है दैट बिल्ड्स, देन यू बिकम अ गुड सर्जन। एंड व्हाट इज अ ग्रेट सर्जन? Great surgeon is for someone is always who inspires others to be better, मेरा ख्याल है, and who who inspires other surgeons to be better surgeons. सर, मेरा ख्याल है कि हम सारे मिलकर ये कंसेंसस कर सकते हैं दैट यू आर अ ग्रेट सर्जन। यू हैव बीन इंस्पायरिंग सो मेनी नहीं पीपल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. सही। तो अच्छा, माउंटेनियरिंग की हम बात कर रहे थे, आपको सर गवर्नमेंट लेवल पे या फॉर दैट मैटर इदारे के लेवल पे आपको कुछ इसके बारे में आपकी मतलब पजीराई, वेलकम, समथिंग लाइक दिस कुछ हुआ सर? हाँ, 2-3 लोगों ने बुलाया एंड they appreciated what I've done. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये एप्रिसिएशन भी सर जरूरी होती है ना, कि आपने कुछ हाँ. किया है तो कुछ अचीवमेंट है तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो इसलिए सर आज वाहिद ने भी सर आपको इसलिए इनवाइट किया था। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस वी कैन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, और हम सर से पूछ लेते हैं। और हम सर से एक दो क्वेश्चन और करेंगे सर, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम नाउ, और आपकी भी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। बाय द वे सर, इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं, कराची एयरपोर्ट पे, और वो अभी इस्लामाबाद के लिए रवाना होने, बट फ्लाइट लेट होगी, और हमारा टाइम थोड़ा सा इसलिए अर्ली हो गया कि सर की फ्लाइट जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी, इसलिए आज हमें प्रोग्राम थोड़ा सा अर्ली करना पड़ा। बट मेरा ख्याल है कि सर इस तरह के जो विदाउट किसी प्लान के जो काम होते हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। बट लेकिन आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो प्लान करके जो काम किए जाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे माउंटेनियरिंग है, जैसे सर्जरी है। हाँ, 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 वो हमारे बहुत बड़े, हम आर्मी इनको कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने शुरू की, सर मामून, उनकी टेबल पे रखा होता था कि इफ यू फेल टू प्लान, प्लान टू फेल. सर बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात है। इफ यू जाते हुए फेल टू ना, प्लान, यू प्लान टू फेल। एब्सोल्युटली राइट। जाते हुए जस्ट ऑन अ लाइटर मोड में एक बात और कहना चाहूँगा कि 2020-21 में जब ये हसन ने पहली मर्तबा क्लाइंबिंग शुरू की, और मेरे ख्याल में वो 6000 थी, प्रॉब्ली कौसरगंज, या मुझे भी एग्जैक्टली नाम खुसरगाम, जी सर, खुसरगाम. कौसरगंज जी ही सर, थी ना पहले खुसरगाम. वाली जो है। जी सर, जी सर. तो
अब हसन बेचारा जो है ना पिछले 5-6 सालों से डंडा लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि सर अगली समिट आपने मेरे साथ करनी है। It's- और हर दफ़ा मैं कहता हूँ यार इंशाल्लाह बिल्कुल मैं देखूंगा, लेकिन फिर मैंने इसको कहा कि यार फौज में ना एक हमारी टर्म इस्तेमाल होती है फॉर एंड रीड, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें ना वो फॉर रीड करके ना अपनी जगह एक बंदा तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तो उसे मैंने हाँ कहा कि भाई फॉर उमर रीड उस्मान, और उस्मान उस्मान बिल्कुल को मैंने हसन के हवाले कर दिया। एंड गुड ऑन द पार्ट ऑफ उस्मान जो इस मीटिंग में भी शामिल है कि ही नहीं सर उमर केप्ट वो जो हिज मैं वर्ड। बात कर और रहा था ना कि वो जो व्हाट्सएप कॉल होती है और वीडियो कैमरा ऑन करके सारे अपने रनिंग टाइम मेजर कर रहे थे वो सर उस्मान ही थे, उन्होंने बताया था मुझे ये। हाँ 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 नहीं उस्मान भी यानी कि वी लव उस्मान, और हमारा उसके साथ इतना अच्छे कुछ साल गुजरे जब से वो सऊदी अरेबिया से वापस आया है, और बहुत मजा आता है उसके साथ। तो सर आई थिंक वी शुड कंक्लूड द टाइम इज अप, आपकी भी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो वी आर सो थैंकफुल एंड ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। बाहिस। और इंशाल्लाह सर हम आपसे दोबारा हम जो सर्जरी की तो आज माउंटेनियर के हिसाब से हमने बात की थी, लेकिन इंशाल्लाह सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपसे काफ़ी सारी गाइडेंस लेते रहेंगे और कुछ अवेयरनेस सेशंस इस फोरम पे होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट मोबाहिस टू इनवाइट सराना हसन फॉर सर्जिकल सेशंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक And यू so thank you once again. It was a great honor to have you, sir. थैंक यू To be here to talk थैंक to यू you is a great honor. और सोने पर नहीं नहीं, सुहागा सर थैंक यू आपके वेरी फादर मच। से भी बात होगी आज, और सर उमर राठौर भी आ गए, और शफाकत भी इज आल्सो है, सर उस्मान इज आल्सो है। इट्स अ गुड कंपनी, गुड टीम, और अच्छी ऑडियंस हमें मिली और बड़े जबरदस्त सवाल भी लोगों ने किए। एक कमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, कह रही हैं महविश कि अ ग्रेट सर्जन, अ ग्रेट ट्रेनर। शफाकत कह रहा है कि डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट सर्जन, माशाल्लाह, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सीनियर कलीग। और ये सर अभी बाकी हम आपसे पूछ चुके ऑलरेडी। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, ओके, और थैंक यू वेरी इंशाल्लाह सी मच। यू अगेन। Thank you थैंक so यू वेरी much. मच।